इस टॉपिक जो है ये इस चैप्टर का जो है ये लास्ट टॉपिक है, न्यूक्लियस। ये जो न्यूक्लियस है ये प्लांट सेल के अंदर देखोगे तो ये क्या होता है कि एक साइड में होता है, क्योंकि उसमें जो वैक्यूल्स होता है 90% ऑफ द प्लांट सेल्स जो होता है वॉल्यूम जो होता है कवर होता है वह किससे, वैक्यूल से। लेकिन एनिमल सेल के केस में ऐसा नहीं रहता है। इसमें वैक्यूल जो होता है एक छोटा पार्ट रहता है, और मेनली देखोगे तो न्यूक्लियस जो होता है मेनली जनरली जब हम स्टडी करते हैं तो हम यही कंसीडर करते हैं कि न्यूक्लियस जो है सेंट्रल में पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि सेंट्रल में ही पाया जाए। सेल के शेप के बेसिस पर, उसके फंक्शन के बेसिस पर देखोगे तो न्यूक्लियस वाला जो पार्ट है वो क्या रहेगा, चेंज हो जाएगा। तो अभी हम देखेंगे न्यूक्लियस के बारे में जनरली कर रहे हैं। तो न्यूक्लियस जो है एक ऑर्गेनेल्स है, ऑर्गेनेल है, और ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही एक डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स है। ये क्या है, डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल। डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड है, और सेल्स की जो पूरी एक्टिविटी देखोगे, जितना जेनेटिक कंटेंट है ना, राइबोसोम का फॉर्मेशन होना या फिर क्या बोलते हैं क्रोमेटिन थ्रेड का पाया जाना या फिर अदर जो चीज़ है उसको कहाँ पर पाया जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर। तो न्यूक्लियस जो था सबसे पहले जो डिस्क्राइब किया गया था, इसको देखा गया था 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था। किसने दिया था, 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था। और जो न्यूक्लियस के जो नाम है, न्यूक्लियस में क्या चीज़, एक और वर्ड आता है क्रोमैटिन, इस पाया जाता है। इसमें हाईली एक्सटेंडेड हाईली इलेबोरेटेड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम क्रोमैटिन बोलते हैं। इसको ये बताया किसने था, फ्लेमिंग ने। फ्लेमिंग है। कहानी क्या है, इन्होंने जब न्यूक्लियस को डाई किया है ना, न्यूक्लियस को डाई करने के बाद ये जो क्रोमैटिन होता है ये कब दिखाई देता, जब सेल नॉट डिवाइड, सेल जब डिवाइड नहीं कर रहा होता है तब ये क्रोमैटिन दिखाई देता है। और ये क्या है, इलेबोरेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है हमें क्रोमैटिन। ये जो क्रोमैटिन का नाम दिया था, फ्लेमिंग दिया था, और ये इन्होंने इसको डाई किया गया था तो डार्क हाईली स्ट्रेन हुआ था, है ना। तो उसको क्या है, बेसिक डाई कौन सा किया था, बेसिक डाई उन्होंने बेसिक डाई दिया था। और इसका नाम कौन दिया था, फ्लेमिंग ने। ये दिखाई कब देगा, मेनली इंटरफेज में, इंटरफेज। ये क्रोमैटिन के बारे में थोड़ा सा जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। हम बात करें न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस में चीज़ें ये रहता है कि क्रोमैटिन है, क्रोमैटिन पाया गया, और ये स्फेरिकल कुछ पाया जाता है, स्फेरिकल बॉडीज पाया जाता है, स्फेरिकल बॉडीज पाया जाता है ना। इसमें देखोगे तो इसके सरफेस पर आउटर मेम्ब्रेन जो आउटर मेम्ब्रेन पर
जोम्स होगा, और वो कौन सा होगा, 70s राइबोसोम्स। 70s राइबोसोम्स स्टार्ट होगा। ये वही आउटर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस का है जिसका जो कि कंटिन्यूसली रहता है। और ये क्या होता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फॉर्मेशन करता है। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाला पार्ट होता है इसमें राइबोसोम पाया जाता है, वही 70s राइबोसोम है। और इसमें इसका जो मेम्ब्रेन्स है, मेम्ब्रेन्स में न्यूक्लियर पोर पाया जाता है, न्यूक्लियर पोर्स पाया जाता है, पोर कॉम्प्लेक्स, पोर्स बोलो या फिर पोर कॉम्प्लेक्स। हाईली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है ये, जहाँ से मटेरियल्स का साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर मैट्रिक्स में और न्यूक्लियर मैट्रिक्स से साइटोप्लाज्म में मूव करता है ना। न्यूक्लियर पोर पाया जाएगा। और न्यूक्लियस के में अंदर भी देखोगे, जैसे आउटर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस का, ये आ रहा है ना। तो जैसे ही इसमें देखोगे कि पाया जाता है हमारे पास ये साइटोप्लाज्मिक फाइबर पाया जाता है ना, ऑर्गेनेल्स के साथ बॉन्ड करता है। वैसे इसमें भी, इसमें देखोगे लैमिना पाया जाता है, बहुत सारे थ्रेड पाया जाता है जो कि क्रोमेटिन को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ अटैचमेंट साइट प्रोवाइड करता है। ये न्यूक्लियोप्लाज्मिक फाइबर, न्यूक्लियोप्लाज्मिक फाइबर है ना। न्यूक्लियोप्लाज्मिक फाइबर ये क्रोमेटिन के साथ बॉन्ड किया रहता है और बॉन्ड करके उसको भी अपनी लोकेशन में रखता है। यहाँ पर न्यूक्लियोलस भी पाया जाता है, न्यूक्लियोलस जहाँ पर राइबोसोमल आरएनए का फॉर्मेशन होता है। राइबोसोमल आरएनए का फॉर्मेशन भी यहीं पर होगा, यानी कि सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए, यानी फॉर्मेशन यहाँ पर क्या होता है, सिंथेसिस होता है, सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए का सिंथेसिस भी यहीं पर होता है। ये कहाँ पर, ये सब कहाँ, न्यूक्लियर मैट्रिक्स, न्यूक्लियर मैट्रिक्स यानी कि न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल्स पाया जाएगा वो सारे के सारे न्यूक्लियर मैट्रिक्स बोल लो या फिर न्यूक्लियोप्लाज्म बोल लो। न्यूक्लियोप्लाज्म बात एक है, दोनों बात वाइज द सेम है ना। जो क्रोमोसोम होता है, जैसे जब सेल डिवीज़न होता है तो सेल डिवीज़न में स्पेसिफिकली जब स्टेज आता है मेटाफेज स्टेज, मेटाफेज स्टेज में हमें क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह सारे डिसॉल्व हो जाता है और हाईली कंडेंस हो जाता है क्रोमैटिन का। तो क्रोमैटिन का जब हाईली कंडेंस होता है तो एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है जिसे हम क्रोमोसोम बोलते हैं। अब ये जो क्रोमोसोम होता है, ये देखो, ये क्रोमोसोम है। इस क्रोमोसोम का जो आधा पार्ट होता है इसको बोलते हैं क्रोमैटिड। ये क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम का पार्ट जो रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमैटिड। क्या बोलते हैं, क्रोमैटिड। ये सेंट्रली जो पोर्शन होता है क्रोमोसोम, सेंट्रोमर, सेंट्रोमर के ऊपर जैसे मान लो कि मैंने एक क्रोमोसोम बनाया, क्रोमैटिड बनाया, ये है, तो इसके ऊपर देखोगे एक और चीज पाया जाता है, ये मैंने रेड कलर का दिया, काइनेटोकोर।
काइनेटोकोर। इसका मतलब है कि ये जो साइड में मिलेगा आउटसाइड, ये काइनेटोकोर होगा, और ये जो क्रोमेटिड है आपस में, ये आपस में भी आप क्या रहेगा, बॉन्डेड, किससे, एडेशन प्रोटीन या कोहेसिन प्रोटीन, है ना। तो ये एक स्पेशल प्रोटीन टाइप से बना रहता है कोहेसिन प्रोटीन से। ये क्रोमोसोम हो गया। अब क्रोमोसोम में देखोगे इसके भी अलग अलग टाइप्स होता है। क्रोमोसोम का क्या है, टाइप्स होता है। किसके बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ, और ये जो क्रोमेटिन क्रोमोसोम होता है इसमें डीएनए का थ्रेड पाया जाता है। इसमें डीएनए का थ्रेड पाया, इसमें क्या पाया जाएगा, मतलब ये है ना। तो इसमें क्या होगा कि डीएनए का थ्रेड है हाईली क्वाइल्ड, तो इसमें डीएनए, प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन, ये सब पाया जाएगा। कहाँ पर होगा, सब का सब डीएनए के अंदर। डीएनए में ही स्पेसिफिक रीजन होगा जिसको हम जीन बोलेंगे। इसमें अलग अलग जीन पाया जाएगा। यही जीन की वजह से जो होता है, इंसान का बच्चा इंसान, जानवर का बच्चा जानवर होता है। और यही है इंसान का, इसी में जब जीन के अंदर क्या होता है, म्यूटेशन हो जाता है, तो फेस जो होता है मैच नहीं करता है। जैसे मेरा फेस है, मेरा भाई का फेस होगा, मेरा फादर का फेस होगा, तो फेस जो है वो मैच नहीं करता, क्योंकि इसमें वेरिएशन आता है। क्योंकि एक फादर से आएगा, एक मदर से आएगा, उसका कम्बिनेशन जीन के हिसाब से रहता है। वैसे तो म्यूटेशन होते रहता है इसमें, लेकिन उसका रिपेयरिंग भी होते रहता है, प्रूफ रीडिंग भी रहता है। जब डिवीज़न होता है तो प्रूफ रीडिंग वगैरह भी होता है, मिसमैचिंग भी होता है, लेकिन सब करेक्शन करता है। तो वो जीन वाले रीजन में नहीं होता। जीन वाले रीजन में करेगा तो अगर मिसमैच किया, कुछ भी गड़बड़ किया, तो कुछ से कुछ और हो जाएगा। तो ये बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर के पोजीशन के बेसिस पर ये जो क्रोमोसोम्स है वो कितने तरह के हैं, 4 टाइप्स के हैं। पहला मेटासेंट्रिक, दूसरा सब मेटासेंट्रिक, तीसरा एक्रोसेंट्रिक, चौथा टीलोसेंट्रिक। तो मेटासेंट्रिक में देखोगे तो नॉर्मली ये जो दिखाई दे रहा है हमारा, दोनों इक्वल पार्ट है, ये और इसका जो लेंथ है, ये दोनों के दोनों सेम है। अगर ये सेंटर में पाया जाता है तो मेटासेंट्रिक है, अगर इसी का लोकेशन देखोगे तो स्लाइटली लोअर होगा, मतलब सेंटर से है। इसको थोड़ा लेंदी बना दो, थोड़ा सा दिखने में बराबर ही लग रहा है इसको। ठीक है, तो देखोगे तो सेंट्रल से ये वाला जो शॉर्ट है, ये क्या है, शॉर्ट आर्म, और ये जो है ये लॉन्ग आर्म। शॉर्ट आर्म, लॉन्ग आर्म, ये सब मेटासेंट्रिक है, नियर द सेंटर। और ये क्या है, सेंट्रोमियर है ना।
तो ये क्या है कि एक लॉन्ग आर्म हो जाएगा, एक शॉर्ट आर्म हो जाएगा, लेकिन क्या कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। लॉन्ग और शॉर्ट के आर्म जो है, इन आर्म में ज़्यादा लेंथ वाइज डिफरेंस नहीं होगा। दूसरी बात एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक में देखोगे तो ऑलमोस्ट एंड, ये क्या है दिखाई ही दे रहा, शॉर्ट आर्म और ये लॉन्ग आर्म और ये सेंट्रोमियर। तो इसमें क्या होता है कि सेंट्रोमियर towards the end, almost end, close to end, at close to end, ये close to end मतलब ये और इसके डिफरेंस जो देखोगे, रेशियो देखोगे बहुत ज़्यादा रहेगा, ये बहुत ज़्यादा छोटा रहेगा। क्लोज टू एंड मतलब ये थोड़ा बहुत रहेगा उसके, नहीं तो फिर ये एंड में सेंट्रोमियर सिंगल साइड में चला जाएगा। पूरा का पूरा क्रोमेटिड वाला जो पोर्शन है वो वन साइडेड हो जाएगा। टीलोसेंटर में हो गया तो ये क्या होता है कि एंड में होता है, टर्मिनल सेंट्रोमियर होता है। इसमें क्या है सेंट्रोमियर टर्मिनल। जैसे लॉन्ग आर्म देखोगे तो एकदम टर्मिनल की तरफ चला गया है। ये इसे तो खैर बड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन एकदम छोटा सा होता है, ना के बराबर रहता है यहाँ पर, है ना। तो एकदम टर्मिनल में रहता है ये, तो इसीलिए ये है टीलोसेंट्रिक है, ये टीलोसेंट्रिक है। ये चार तरह का जो होता है क्रोमोसोम्स रहता है ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर के बेसिस पर। तो ये जो काइनेटोकोर होता है दिखाई दे रहा हमें, तो ये काइनेटोकोर क्या करता है, सेल डिवीजन के दौरान जो मेटाफेज होता है, मेटाफेज से पहले ही प्री मेटाफेज स्टेज में ही जो स्पिंडल फाइबर है, जो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जो सेंट्रियोल होता है वो क्या है, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करता है। वो स्पिंडल फाइबर आके ये कहाँ पर बाइंड करेगा, काइनेटोकोर में। सेंट्रोमर जो होता है ये क्रोमेटिड को आपस में हर्ड करने का काम करता है, और इसी को प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। इसको प्राइमरी कंस्ट्रक्शन भी कहा जाता है सेंट्रोमियर को, है ना। उसके बाद जो होता है, जब स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर के साथ आकर बाइंड कर जाता है, तब वो अगर, क्योंकि ये जो होता है पूरी की पूरी न्यूक्लियस में, न्यूक्लियोप्लाज्म में, न्यूक्लियर मटेरियल में, मैट्रिक्स के अंदर पूरी की पूरी फैला रहता है। अब वो जो फैला रहता है तो वो क्या करता है, स्पिंडल फाइबर वो इसको मेटाफेज प्लेट में लेके आता है, एक इक्वेटर पे लेके आता है उसका, है ना। तो वो क्या कर सबको एक लाई कर देता है एक ही प्लेन पर। उस प्लेन को क्या बोलते हैं हम, अगले जब चैप्टर हम देखेंगे सेल डिवीजन वाला, तो उसमें देखेंगे तो उस पोजीशन के इसको हम मेटाफेज प्लेट बोलते हैं, है ना। तो वो स्पिंडल फाइबर जो होता है वो कहाँ आके बाइंड कर रहा है, इसी काइनेटोकोर के साथ आके बाइंड करेगा। ये था हमारा न्यूक्लियस का टॉपिक, एनसीईआरटी के बेसिस पर पूरी की पूरी यहाँ पर दे दिया मैंने, है ना। जैसे पहले कहा था कि जैसे ये वाला चैप्टर ख़त्म होगा तो पूरी चैप्टर का जो होता है एक लेक्चर आएगा, तो हम उसमें दोबारा करेंगे पूरी की पूरी चैप्टर को एक ही वीडियो में, और शॉर्ट में भी आएगा पूरे डिटेलिंग में। शॉर्ट क्या, इससे ज़्यादा क्या शॉर्ट होगा नीट वगैरह के लिए,
तो खैर रहता है इसमें, बहुत एडवांस में भी रहता है, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं रहेगा, सारा का सारा इसी के आसपास ही घूमेगा। बोर्ड के लिए सफिशिएंट रहता है इतना, है ना। तो NCERT ही पढ़ ले बच्चे, अगर कर रहा हो तो बहुत है। तो ठीक है।